हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान का मनोविज्ञान पार्ट 1 में स्वय शर्मा आपका इस सेक्शन में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलते हैं आगे और शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की पहली कक्षा, जिसके हम अंदर पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो मनोविज्ञान शब्द जो है वो इंग्लिश के साइकोलॉजी जो शब्द है उससे बना हुआ है। जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो साइको प्लस लोगस से बना हुआ शब्द है। अब साइको शब्द का अर्थ जो है वो होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है, लोगस का जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन या विज्ञान। अब हम जैसे देखा जाएगा इसकी शब्द की जो उत्पत्ति जो है, ज्यादा अगर पूछा जाए यूनानी ग्रीक जो पूछा जाए उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन जो होगा वो होगा ग्रीक। ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। और इसकी जो उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि पूछा जाए तो 1506 में मार्को मास्किक ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 1506 में माइक्रो मास्किक ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और साइकोलॉजी शब्द का 1590 में रुडोल्फ गालगिक ने जर्मनी के रहने वाले इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आपको इसमें से जो तीन चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो ध्यान रखनी है। एक तो इसका ग्रीक भाषा का ये शब्द है। पहला मार्को मास्किक 1506 में इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है। 1590 में रुडोल्फ गोकलिंग जो है उसने जर्मन में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब चलते हैं आगे, इसमें हम देखते हैं कि हम साइकोलॉजी के चरण पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के उत्पत्ति के चरण 4 है। मनोविज्ञान के उत्पत्ति के चरण 4 है, जिसमें जो पहला चरण है वो है आत्मा का विज्ञान। दूसरा चरण है वो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरा चरण है वो है चेतना का विज्ञान। और जो चौथा चरण है वो है व्यवहार का विज्ञान। अब इस चारों चरण की हम एकदम एक एक चरण को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पहला चरण आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के अंदर देखा जाए तो ये 16वीं शताब्दी का आत्मा का विज्ञान है। मैं आगे आपको वुडवर्थ की जो परिभाषा बताऊंगा उसमें सबका सार है। तो ये आत्मा का जो विज्ञान है इसके समर्थक है अरस्तु, प्लेटो और देकार्त। और ये भी जो है इसका जो निष्कर्ष निकला था वो अस्वीकार्य निकला था, इसको स्वीकारा नहीं गया था। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आत्मा का जो विज्ञान है वो 16वीं शताब्दी का है। किसका है? 16वीं शताब्दी का विज्ञान है। जो आत्मा का जो विज्ञान है वो 16वीं शताब्दी का विज्ञान है। और इसी के बाद में आप देखोगे स्टेज नंबर 2 में कि जब ये आत्मा का विज्ञान समाप्त हुआ तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान आया। और इसके समर्थक देखा जाए तो इसके समर्थक देखे जाएंगे आपको लेबनिज, लॉक और पोपोलॉजी। और इसको भी क्या कर दिया गया? इसको भी अस्वीकार्य गया, क्योंकि ये भी जो है इसका भी प्रमाण जो निकला वो अस्वीकार्य निकला। तीसरा स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर मैं आपके स्टार लगा दूं, ये सर्व इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पूछा जाता है ज्यादातर कि इसकी शताब्दी कौन सी है। वो दोनों थे 16वीं शताब्दी, और ये शताब्दी आती है अपने 18वीं और 19वीं शताब्दी। इसके समर्थक देखा जाए विलियम वुंड, टीचनर, विलियम जेम्स सली। विलियम वुड, विलियम जेम्स सली और टीचनर इसके कौन है? समर्थक है। 1879 में विलियम वुंड ने व उनके सहयोगी बेडफोर्ड टीचनर ने जर्मन के लिप्जिंग शहर में, शहर का नाम याद रखना लिप्जिंग शहर है, जर्मन का लिप्जिंग शहर है, और वहां पर उन्होंने मनोविज्ञान की क्या खोली थी? एक प्रयोगशाला खोली थी। टीचनर ने चेतना को मन से अलग किया। टीचर ने चेतना को मन से अलग किया और उन्होंने बोला कि चेतना अलग चीज है। और उसी बीच हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दक्षता पर बात करेंगे जो विलियम जेम्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और अंत में इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार दिया गया, नकार दिया गया कि ये भी सही नहीं है। चौथा स्टेज आता है जो वर्तमान में प्रचलित है और इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा पूछने वाली जो चीज है
वो विलियम मैकडूगल है। ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, तो विलियम मैकडूगल का नाम ही आता है। इसके समर्थक देखे जाए तो इसके समर्थक हैं वुडवर्थ, स्किनर और वॉटसन। और ये 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक चल रही है। और विलियम मैकडूगल की दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। दूसरी बुक है आउटलाइन साइकोलॉजी। ये दो बुकें हैं और ये अभी तक स्वीकार्य है और वर्तमान में यही चल रही है। अभी मैंने आपको पहले आगे इसके चारों चरणों के बारे में बताया था। पहला चरण आत्मा का विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। उसी प्रकार पहले बाद में आत्मा का विज्ञान का हमने विश्लेषण किया। समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, देकार्त। और उसके बाद में हमने मन और मस्तिष्क के बारे में बताया। उसमें समर्थक हमने पढ़े थे लेबनिक, लॉग और पोपोलॉजी। और उसके बाद में हमने सो चेतना का विज्ञान है विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली और टीचनर। और उसके बाद में हमने पढ़ा है व्यवहार का विज्ञान। इसके समर्थक थे वुडवर्थ, वॉटसन और स्किनर। अब हम पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण कथन यानी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यदि देखी जाए तो वुडवर्थ की यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ कहता है मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को अस्वीकार किया और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान किया। और ये बहुत ही इंपोर्टेंट मानी जाती है, कई बार पूछी गई है ये। और आने वाले एग्जामों में इसका बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है। वॉटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वॉटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो परिभाषा को याद करने के लिए कुछ शब्द पर रुचिबन टिक लगाना चाहिए, जैसे कि निश्चित विज्ञान। मनोविज्ञान निश्चित विज्ञान है, किसने कहा? वॉटसन कहता है कि निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन व व्याख्या के रूप में की गई है। सर्वोत्तम परिभाषा और चेतना, ये जब नाम आए तो जेम्स आना चाहिए, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है, तो ये जेम्स के बारे में आता है। वुडवर्थ के बारे में आता है कि पर्यावरण मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है, मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन की बात करता है, वो कौन है? वुडवर्थ। वो कौन है? वुडवर्थ। और जो ऊपर वाली में उसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वर्तमान में व्यवहार का विधियों का अपनाया जाता है, तो ये कथन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये भी वुडवर्थ का कथन है। आगे और कोई कथन है जिसमें आपको स्किनर का बहुत ही इंपोर्टेंट कथन है, शैक्षिक परिस्थिति की शिक्षा मनोविज्ञान का मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थिति में अध्ययन करना मनोविज्ञान है, ये कहते हैं स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक, देखो जन्म से मृत्यु तक काम करते रहो, करो एंड करो, काम करते रहो, और उन अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। कॉल्सनिक कहता है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का सिद्धांत है व खोज की शिक्षा है। सिद्धांत व खोज की शिक्षा कौन है? कॉल्सनिक। सिद्धांत व खोज की शिक्षा कौन है? कॉल्सनिक। और स्टीफन जो है वो कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक मनोविज्ञान का कर्मिक अध्ययन है। कर्मिक अध्ययन, विकास का कर्मिक अध्ययन की बात करता है, विकास के कर्मिक अध्ययन की बात करता है, वो है स्टीफन। और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। और ये पील का फील कर लो, पील को तो क्या कर दो? फील कर दो। पील क्या फील करवाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ और प्रकृति के बारे में कुछ कथन है, जैसे कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित है, जैसे कि कैसे की व्याख्या करता है। क्रो क्या करता है? कैसे की व्याख्या करता है। कैसे की व्याख्या करता है कौन? क्रो एंड क्रो। शिक्षा क्या की बात करना है, जबकि मनोविज्ञान क्यों और कब का उत्तर देता है। मनोविज्ञान कब और क्यों का उत्तर देता है। बहुत ही इंपोर्टेंट तथ्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों और कब का उत्तर देता है, और शिक्षा मनोविज्ञान क्या की बात करती है, और शिक्षा जो है वो क्या की बात करती है, और शिक्षा मनोविज्ञान क्यों और कब की बात करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त अप्लाइड शाखा है। देखो अनुप्रयुक्त शाखा मतलब वो इसकी ही शाखा है, अनुप्रयुक्त मतलब वो इसी की शाखा है। और शिक्षा की समस्याओं का मनोविज्ञान हल देने में संबंधित है।
और ये एक वस्तुनिष्ठ, प्रयोगात्मक, सामाजिक और व्यवहार विज्ञान है। वस्तुनिष्ठ है, सामाजिक है और व्यवहारिक हैं और प्रयोगात्मक भी हैं। और ये एक विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान मतलब सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है और नियमित विज्ञान नहीं है। ये विधायक यानी बनाई हुई विज्ञान है जो नियमित नहीं है। ये खोज और निरीक्षण में फलस्वरूप प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं का समूह है। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले शिक्षक के रूप में, शिक्षक के क्षेत्र में देखेंगे हम, जो शिक्षार्थी होता है पढ़ने के क्षेत्र में। फिर हम इसको देखेंगे कि सीखने के क्षेत्र में इसका क्या है, मनोविज्ञान सीखने के क्षेत्र में क्या है। फिर हम देखेंगे सीखने की परिस्थिति में मनोविज्ञान क्या है। ये सारी चीजें हम इसमें रिकॉल करेंगे। सबसे पहले कि इसके अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बालक विकास की अवस्थाओं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं और समायोजन की युक्तियों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षार्थी है। सीखने की परिस्थिति मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या है, तो उसमें यह है कि प्रत्यक्ष अवलोकनीय प्रक्रियाओं और सीखने के नियम और सिद्धांतों का अध्ययन। पढ़ने व लिखने बोलने की जैसी प्रत्यक्ष अवलोकनीय प्रक्रियाओं और सीखने के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया है। और सीखने की परिस्थिति वो है कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और विद्यालय प्रबंधन और सामुदायिक दूरदर्शी परिस्थितियों में शामिल है। और ये सब इसके अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। 3 हमने पहले पढ़ लिए, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति। सीखने की परिस्थिति। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सीखने के परिणाम क्या है। सीखने के कारण व्यक्ति जो कुछ ग्रहण करता है उसे सिखाने की उपलब्धि या परिणाम कहते हैं। यानी जो व्यक्ति सीखता है वो दूसरों को समझा सके, दूसरों को प्रकट कर सके, वो इसके अंदर आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो व्यक्ति सीखता है वो कुछ ग्रहण करता है तो उसे दूसरों को सिखाने या उसको आगे उपलब्ध करवाने से ही उसका परिणाम जारी होता है। उसके बाद में होता है मापन और मूल्यांकन। शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धिलब्धि, रुचि और अभिक्षमता का मापन और मूल्यांकन होता है। इन चीजों को भी बहुत गहनता से देखा जाता है। अब देखा जाए निर्देशात्मक व मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। निर्देशक दिया जाता है बच्चे को शैक्षणिक परिस्थितियों में। और शिक्षक व्यक्तित्व और प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करता है। ये इसके मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमने आपको दर्शित करवाए हैं। ये सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम देखेंगे शिक्षार्थी के लिए और शिक्षक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस प्रकार उपयोगित है। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और अपने बुक में भी उतार सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए साफ क्वालिटी बंद, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां देख लेना। अब हम पढ़ेंगे शिक्षक के लिए और शिक्षार्थी के लिए, शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए उपयोगिता शिक्षा मनोविज्ञान कैसे है। स्वयं के व्यक्तित्व को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षार्थी यदि अपने आप को जानना चाहता है तो उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत महत्व रखती है। स्वयं के व्यक्तित्व को समझने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान महत्व है। शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। और अधिगम सीखने और नियमों को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। बालक की प्रकृति और कमियों को समझाने के लिए शिक्षक जो होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान की ही उपयोगिता काम में लेता है। शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट समझाने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उचित शिक्षण और विधियों का चयन किया और मूल्यांकन के ज्ञान के लिए भी आवश्यक शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। तो आज हमारी जो ये क्लास थी उसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात की है और हम ऐसे ही सेक्शन लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मैं सुनील शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।